यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आज आपके लिए एक अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द एमसीक्यू का बुकलेट। बहुत सारे बच्चे हमारे पूछ रहे थे, सर आपके सीए फाइनल का एमसीक्यू का बुकलेट इस बार तो बुक के साथ है ही नहीं। तो मैंने क्या सोचा, इस बार का बुकलेट है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिले, तो जितने क्लास के बच्चे हैं एज वेल एज जिन्होंने कॉम्पैक्ट कंपाइलर खरीदा होगा उनको एमसीक्यू का बुकलेट है ये आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। तो गाइज, ये वाला जो बुकलेट है ये आपको कहां पे मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम चैनल पे जाना है और जो सीए भंवर बोराना का एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है उस पे आप देखोगे तो ये वाला बुकलेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब आपको इस पीडीएफ को क्या करना है भाई साहब, ज्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं है, 110-11 पेज के आसपास की पीडीएफ है। उसको आपको अपने ऑफिस में जाना है। जब भी आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को प्रिंट करोगे, वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को प्रिंट करते टाइम टैक्स ऑडिट के स्टार्टिंग के 10 पेज, लास्ट के 10 पेज और साथ में ये वाले एमसीक्यूज है वो आपको प्रिंट करने हैं और प्रिंट करके अपने पास में रखना है। अब इससे आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो इस बार जो हमारे रैंकर थे इन द नवंबर 2024 के एग्जाम में देयर आर 108 स्टूडेंट हु स्कोर द रैंक, जो हमसे पढ़े हुए थे, मतलब क्लासेस ले रखे थे, वो वाले बच्चे थे। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड वी विल सी यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए में। अगर आप सीए में दे रहे तो सीए में, और सीए दे रहे तो सीए बनने के बाद मिलने वाले इस एग्जाम के बाद में। चलिए, मैंने इस बार एमसीक्यू के बुकलेट को कैसे अरेंज किया, तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं। पहले क्या होता था, जैसे आईसीआई की वेबसाइट, देखो एमसीक्यू कुछ अलग नहीं है, जो आईसीआई की वेबसाइट वाले हैं वही वाले हैं, ठीक है। बट मैंने अमेंड किया है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2024 के हिसाब से, जो कि अभी तक आईसीआई की वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं है। तो मैंने उसको अमेंड करके और अमेंडमेंट के हिसाब से आपके लिए दिया है। तो मैंने क्या किया, इस बार एमसीक्यू को ऐसे कवर किया है जिसमें आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन कर दिया, तो फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन कॉम्पैक्ट का जो टॉपिक नंबर 1 है, बेसिक एंड टैक्स रेट, उसको रिवाइज करने के बाद आपको इतने एमसीक्यू देखने चाहिए और इसके साथ साथ में ये आपका एक केस सिनेरियो देखना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे अरेंज किया जिससे बेनिफिट क्या रहेगा ना, कि जैसे आप रिवाइज करेंगे, अभी आपका रिवीजन का टाइम चल रहा है, क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट हो गई है, अब आपके रिवीजन का टाइम चल रहा है। तो रिवीजन के टाइम पे कैसे रिवाइज करना है, तो आपने जैसे ही कोई टॉपिक रिवाइज किया, उस टॉपिक कॉम्पैक्ट से कर लिया आपने, फिर कंपाइलर कर दिया और कंपाइलर के बाद फिर आप एमसीक्यू कर लो। और एमसीक्यू करोगे तो आपको क्या ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, हमने जो पढ़ा है वो यहां पे हमको आ रहा है, हमारे आंसर सही हो रहे हैं। और मैंने आंसर लास्ट में दिए, जिससे क्या होता, अगर मैं यहीं पे साथ में आंसर दे देता ना तो आपको दिख जाता। तो मैंने क्या किया, आंसर लास्ट में दिया, आंसर की लास्ट में बना के दिए, तो उसको आप ऐसे ढक के रख सकते हो। फिर आप तीनों एमसीक्यू का आंसर कर लो, फिर आप आंसर देख लो कितने मार्क्स आए, सब में आपको 2-2 मार्क्स देना है और देखो आपका कितना टेस्ट पेपर में मार्क आया। तो ऐसे आपको करना है। केस सिनेरियो भी ऐसा ही किया गया। केस सिनेरियो में जितने भी एमसीक्यू है पहले आप उसके आंसर कर लीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए कैसे है। और सॉल्यूशन में मैंने ये ट्राई किया है कि ये समझाने की कोशिश की है कि इसका आंसर ये क्यों आया है। तो बहुत सारे ऐसे केस सिनेरियोज है जहां डिफिकल्ट लगता था, वहां पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि इसका आंसर ऐसे क्यों आया है। और अगर कुछ अमेंडमेंट आया है तो वो अमेंडमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे ये बताया है कि ये अमेंडमेंट के बारे में क्यों। जैसे ये वाला एमसीक्यू है, इसमें हो सकता है आपको दिक्कत आए, तो मैंने यहाँ पे दिया है कि गोवा एलटीसीजी इज मोर देन 2 करोड़, सो ही कैन क्लेम द एग्जेम्पशन ओनली फॉर 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बट अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आप 2 घर भी खरीद सकते हैं 54 की एग्जेम्पशन के लिए। सो गाइस, इसके अकॉर्डिंगली मैंने ये, जैसे दूसरा टॉपिक आपका कैपिटल गेन चल रहा है, तो कैपिटल गेन से रिलेटेड जितने भी केस सिनेरियोज थे वो केस सिनेरियोज मैंने यहां पे ले लिए और मैंने फिर आपको यहां एग्जॉस्टिवली या साथ में बताया भी है कि इसका आंसर ये आया तो ये क्यों आया है। तो जिससे कि आपको पूछने की जरूरत नहीं, आपको डाउट आएगा तो आप डाउट वहां पे डायरेक्टली देख सकते हो। अब कुछ टॉपिक ऐसे थे जो छोटे छोटे थे, तो उसको मैंने मर्ज कर लिया। जैसे कॉम्पैक्ट का टॉपिक नंबर 3 और 4 है, वो डिविडेंड आईएफओएस वाला जो टॉपिक है उसको मैंने मर्ज कर लिया और यहाँ पे डिविडेंड से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे वो ले लिए करके एमसीक्यू का, और उसके बाद में एक केस सिनेरियो जो आईएफओएस का बनता था वो मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ऐसे किया है। अब एक और केस सिनेरियो जो डीम डिविडेंड डिविडेंड से रिलेटेड बनता था वो भी अपन ने यहाँ पे ले लिया करके, ठीक है। तो ऐसे हमने लिया है, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। और अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपने क्लास लिया होगा तो बीबी वर्चुअल प्रैप करके एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ में वहां पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ में लिक्विडेशन बायबैक, तो ऐसे करते करते मैंने टॉपिक्स को साथ में लिया है। और फिर मैंने क्या किया ना, कुछ कुछ टॉपिक को ज्यादा मर्ज कर लिया। ज्यादा मर्ज जैसे इन द सिंपल वर्ड में बताऊं कि आपका ये वाला टॉपिक हो गया, ये जब बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे वो मैंने ले लिए। और उसके बाद में इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे केस सिनेरियोज बनते थे। तो ये केस सिनेरियोज, ये बिजनेस ट्रस्ट का केस सिनेरियो है एक करके, उसके बाद में ये दूसरा वाला जो है ये बिजनेस ट्रस्ट का केस सिनेरियो था। उसके बाद में नया टॉपिक आ गया। नया टॉपिक में आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एएमटी वाला है वो आ गया, इसका केस सिनेरियो भी आ गया।
तो भाई साहब डिडक्शन है, डिडक्शन एंड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, उससे रिलेटेड चीजें आ गई। उसके बाद क्लबिंग से रिलेटेड कुछ चीजें थी वो आ गई। उसके बाद में आपका टीडीएस टीसीएस में तो भाई साहब बहुत ही केस सिनेरियो है। और अगर टीडीएस टीसीएस आप केस सिनेरियो से करोगे, और क्लास में जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया था टीडीएस टीसीएस का, वो भाई साहब आपने कर लिया, आपका काम बन जाएगा आराम से। 10-12 मार्क्स है वो टीडीएस टीसीएस से कहीं नहीं जाने वाले। तो टीडीएस टीसीएस में देखोगे केस सिनेरियो नंबर 1 है। उसके बाद में आप देखोगे केस सिनेरियो नंबर 2 है, ये तो आपने शायद क्लास में किया भी था। उसके बाद में ये तुम्हारा केस सिनेरियो नंबर 3 है। 3 के बाद में आपका केस सिनेरियो नंबर 4 है। उसके बाद में 5 है करके, ठीक है, 5 है। तो कितने, 5 और 6 है, और 6 ही है बस। हाँ 7 भी है भाई साहब। तो 7 केस सिनेरियोज है, ये आपके टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड है। तो 7 केस सिनेरियोज जब आप करोगे तो आपका एकदम फंडा जो है टीडीएस टीसीएस का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई भाई साहब एमसीक्यू का बुकलेट है उसकी। और एमसीक्यू के बुकलेट के बाद में मैंने आपको जो कॉम्पैक्ट दी है, आपने अगर मार्केट से खरीदी है एज वेल एज अगर आपने क्लास में दी है, तो कुछ छोटे छोटे एक कॉरिजोंडम है, करेक्शन है, जो करेक्शन आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। करेक्शन क्या है, तो सबसे पहली चीज तो छोटे से है, 5 मिनट में हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप अपनी बुक में जो टीडीएस टीसीएस टॉपिक है, इन द टीडीएस टीसीएस टॉपिक एक सेक्शन होती है 201 असेसी इन डिफॉल्ट। अब ये असेसी इन डिफॉल्ट कब तक बना सकते हैं, तो उसका टाइम लिमिट पहले हुआ करता था 7 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसी इन डिफॉल्ट का ऑर्डर कब तक बना सकते हैं पता है, सॉरी, असेसी इन डिफॉल्ट का ऑर्डर बना सकते हैं 7 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। तो जिस महीने में जिस ईयर में पेमेंट किया था उस ईयर के एंड से 7 ईयर तक असेसी इन डिफॉल्ट बना सकते हैं। एक चीज इसमें यह आया है कि यहां पे ये पीरियड 6 ईयर का हो गया है, लेकिन 6 ईयर का हुआ है 1 अप्रैल 2025 से। तो आपके एग्जाम के लिए आपको 7 ईयर ही याद रखना है, बट 6 ईयर का पीरियड हुआ है 1 अप्रैल 2025 से। सो 1 अप्रैल 2025 से ये पीरियड 6 ईयर का हो गया है। अब एक और चीज समझना, पहले ऐसा था कि भाई साहब पेमेंट इज मेड टू द नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस। अब उसको असेसी इन डिफॉल्ट बनाने का कोई टाइम पीरियड ही नहीं था। आफ्टर 25 ईयर्स तक भी बना सकते हैं, बट ये वाली लाइन है इनको डिलीट कर दिया है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025 से। तो 1 अप्रैल 2025 से डिलीट कर दिया है। तो ये छोटा सा करेक्शन इस वाले पार्ट में आप अपनी बुक में कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पे आपका टीसीएस वाले टॉपिक में, आपकी बुक में पता है यहां पे 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो एग्जैक्टली ये 3 पॉइंट है। यहां पे जो दे रखा है ना, इफ बायर टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर इज मोर देन 10 करोड़ देन बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस। इस पॉइंट को आप पॉइंट नंबर 1 के साथ में मर्ज कर दीजिए। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ 1, 2, 3, 4 पॉइंट थे, उसमें से आपको 1, 2, 3 रह गया, और जो 2 वाला जो पॉइंट था वो उसको मैंने ऊपर यहां पे मर्ज कर दिया। ये कोई करेक्शन नहीं है, छोटा सा पॉइंट है जो जिससे इंटरप्रिटेशन इशू आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिया है। उसके बाद में गाइस ये एक जो है वो नया सर्क्यूलर आया है सीबीडीटी का, और ये जो सर्क्यूलर है वो 11/2024 को आया। तो 11 नंबर 2024 को 1 अक्टूबर 2024 को एक सर्क्यूलर आया है, सीबीडीटी का सर्क्यूलर है। अब एक बात समझना, आपको मैंने ये बताया था कि आपको पता है अगर आपका लॉस रिटर्न है और आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इफ योर रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न एंड इफ यू फाइल द लेट रिटर्न, तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बट अगर जेन्युइन रीजन है तो आप कर सकते हैं। जेन्युइन रीजन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सीबीडीटी से कि प्लीज मेरे को लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करा दो ना। और अगर सीबीडीटी को लगता है कि कैरी फॉरवर्ड कराना चाहिए, जेन्युइन रीजन है, बीवी से झगड़ा हो गया था या घर में किसी की मान लो कोई डेथ हो गई थी या कोई और सीरियस इशू था और उसकी वजह से आप लेट रिटर्न फाइल किए, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट किसको करनी पड़ती थी। इसमें पहले जो सीबीडीटी का सर्क्यूलर था ना, वो 2023 वाला था। वो सर्क्यूलर ये बोलता था कि अगर आपका रिटर्न लॉस अप टू 50 लाख है तो आप सीआईटी पीसीआईटी को रिक्वेस्ट करिए। रिटर्न लॉस 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, तो आप सीसीआईटी को करिए। एंड 2 करोड़ से 3 करोड़ तक है, आप पीसीसीआईटी को करिए। और 3 करोड़ से ज्यादा है तो आप सीबीडीटी को करिए। इसमें इन्होंने चेंज किया, और ये चेंज हुआ है 1 अक्टूबर 2024 से। और गाइस ये जो है 1 अक्टूबर 2024 से चेंज हुआ, और इसमें इन्होंने क्या किया कि अब रिटर्न लॉस अगर आपका अप टू 1 करोड़ तक है ना, तो आप एक काम करिए, सीआईटी पीसीआईटी को रिक्वेस्ट करिए। CIT PCIT मींस दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दूसरा, अगर आपका रिटर्न लॉस है वो 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 3 करोड़ तक है, तो आप एक काम करिए, CCIT को करिए। एंड गाइस 3 करोड़ से ज्यादा जितना भी लॉस है अगर, तो आपको
पीसीसीआईटी से करना है। पहले वो सीबीडीटी को एप्लीकेशन करते थे, वो वाला पॉइंट अब हट गया है, वो नहीं है। अगर 3 करोड़ से भी ज्यादा लॉस है तो आप एक काम करिए, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उसको आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो एक छोटा सा एक जो ये अमेंडमेंट था और ये बाद में आया, अक्टूबर के आसपास आया, तो ये मैंने यहां पे इंक्लूड किया है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, पहले क्या था कि आपको एप्लीकेशन कब तक करनी रहती थी? एप्लीकेशन करनी रहती थी विद इन द 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जिस असेसमेंट ईयर का वो लॉस है उस असेसमेंट ईयर के एंड से 6 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन करनी रहती थी। लेकिन अभी वो एप्लीकेशन का टाइम चेंज करके उन्होंने 5 ईयर फॉर द एप्लीकेशन मेड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया है। तो 1 अक्टूबर 2024 के बाद में आप 5 साल के अंदर अंदर ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो एक ये छोटा सा चेंज था, तो आप अपनी बुक में चेंज कर लीजिए प्लीज करके, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये एक और छोटा सा चेंज है, दैट इज ये भी आपका 17 सितंबर 2024 का एक सर्क्यूलर है। और उसके हिसाब से आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब आप आईटेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट है वो आईटेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तभी जाता है जब उनको जो टैक्स इफेक्ट मिलने वाला है, मतलब उनको जो बेनिफिट होने वाला है वो पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है। तो डिपार्टमेंट आईटेट में तभी जा सकता है जब उसका टैक्स इफेक्ट है, मॉनेटरी लिमिट वो 50 लाख से ज्यादा है। हाई कोर्ट में तब जाता है जब 1 करोड़ से ज्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट में तब जाता है जब 2 करोड़ से ज्यादा है। इस लिमिट को चेंज कर दिया है फ्रॉम द 17 सितंबर 2024, और 17 सितंबर 2024 से 50 लाख की जगह आपका 60 लाख हो गया है। आपका 1 करोड़ की जगह आपका 2 करोड़ हो गया है, एंड 2 करोड़ की जगह आपका 5 करोड़ हो गया है। तो इसको भी आप अपनी बुक में प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज वन लाइक ए स्मॉल कॉरिजोंडम, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अगले पेज पे, तो ये तो मैंने आपको बताया था, ये जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है ना, यहां पे जो डेट है ना आपकी बुक में हो सकता है ये 31 मार्च 2024 लिखा है, तो प्लीज मेक इट 31 मार्च 2025। सेम वे इन द 10(4)(f) करके एक सेक्शन है, उसमें यहां पे 31 मार्च 2024 लिखा है, तो मेक इट 31 मार्च 2025। एंड उसके साथ साथ में उसके अगले पेज पे एक सेक्शन है 1023(FE), यहां पे अगर 31 मार्च 2024 लिखा है तो प्लीज मेक इट 31 मार्च 2025। तो ये 3 जो है वो डेट चेंज करेंगे आपके। एक तो यहां पे ये वाले पेज में एनआर वाले टैक्सेशन में 31 मार्च 2024 की जगह 25 कर दीजिए, ये 31 मार्च 2024 की जगह 25 कर दीजिए, और ये 31 मार्च 2024 की जगह यहां पे भी 25 कर दीजिए। एक्चुअली मेरे से ये स्किप क्यों हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर 2 फाइनेंस एक्ट थे, फाइनेंस एक्ट नंबर 1 और फाइनेंस एक्ट नंबर 2। तो फाइनेंस एक्ट नंबर 1 जो था वो बजट से पहले आया था, और बजट से पहले 1 फेब 2024 को आया था, और उसमें ये डेट चेंज हुई थी, और वो मेरे से रह गया। फाइनेंस एक्ट नंबर 2 था, उसके जितने भी अमेंडमेंट करते करते वो पहले वाले के 2-3 छोटे छोटे अमेंडमेंट थे, उसमें ये वाला पॉइंट रह गया था। तो प्लीज मेक इट करेक्टेड, सॉरी फ्रॉम माई साइड। ओके, वन मोर पॉइंट गाइज, इसमें है ना एक मेरे से और गलती हो गई। गलती क्या, मैंने ढंग से देखना रह गया, और मैंने टैक्समैन की बुक जो थी जिससे मैं अमेंडमेंट देख रहा था उस पर मैंने भरोसा किया और वो चीज कर ली, बट एक्चुअली उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है, ध्यान रखना। आपको पता है जब मैंने आपको एफआईआई के बारे में बताया था, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और उसकी जो सेक्शन होती है 115 एडी, मैं आपको बोला था 10%, 20% एंड 30%, 10%, 20%, 30%। एलटीसीजी पे आपका 10% टैक्स लगेगा। आपका जो भी एफआईआई को इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम रहेगा सिक्योरिटी पे 20%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 30%। तो 10%, 20%, 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, इनकम जो मिलेगा उस पे 20%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 30%। अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अगर 112A वाला है तो उसमें आपको ऑब्वियसली जो 10% टैक्स लगता था पहले, इन एक्सेस ऑफ द 1,25,000। अब एक बात समझना, मैंने आपको पढ़ाते टाइम ये बताया कि ये जो 10% का टैक्स रेट है ये 12.5% हो जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024 से। इसमें एक चीज है जो है वो ध्यान रखना, ये जो 12.5% है ना, ये सिर्फ 112A वाले कैपिटल गेन के लिए है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 112A वाला है तो पहले 10%, और 23 जुलाई 2024 के बाद 12.5%। बट अगर बाकी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सिक्योरिटी पे तो उस पर 10% का टैक्स रेट ही रहेगा पूरे साल के लिए। मैं बताऊं इसमें लॉ में थोड़ा मिस्टेक हो गया, हो सकता है अगले साल से इसको अमेंड कर दे, तो लॉ मेकर से थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि हर जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाकी जितनी भी सेक्शंस है एनआरआई वाली वगैरह, उसके ऊपर जितनी भी सेक्शंस आप देखोगे 115AC वाला, 115AB वाला, हर जगह उन्होंने कर दिया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई से पहले
आपका जो 10% था उसके बाद में वो 12.5 हो गया है, मतलब हर जगह 12.5 हो गया। लेकिन गाइस इस सेक्शन को अमेंड करते टाइम लॉ मेकर्स ने ऐसा लिखा है कि ये 12.5% होगा इफ असेट ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 एंड 112A अप्लाई। तो 112A अप्लाई हो रहा है तो 12.5%, अदरवाइज जो है वो आपका 10% ही रहेगा पूरे साल के लिए, अदरवाइज आपका 10% ही रहेगा पूरे साल के लिए। तो ये एक छोटा सा करेक्शन है जो सॉरी फ्रॉम माय साइड अगेन करके, ठीक है, जो मेरे से रह गया। और मैंने पढ़ते टाइम हर जगह यही था कि भाई 23 जुलाई के बाद जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5%, बट नहीं गाइस, यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% ही रहेगा पूरे साल के लिए। बट अगर वो 112A वाला है तो पहले 10%, उसके बाद 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। तो मैंने यहां पे करेक्शन करते टाइम सिर्फ इतना लिखा है, आपकी बुक में जो रहेगा उसके बाद मैंने लिखा है एंड 112A अप्लाई, और उसके साथ में मैंने यहां पे लिखा है अदर LTCG is always 10%, अदर LTCG is always 10%, अदर LTCG is always 10%, ठीक है। तो देखो अभी आपका 115AD सेक्शन FII के पर्सपेक्टिव से क्या बना, 10%, 20%, 30%। 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 20% जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट का इनकम करके, एंड उसके बाद में 30% है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट ध्यान रखना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो पहले 10%, उसके बाद 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000, बाकी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमेशा 10%। एंड गाइस 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें पहले 15%, उसके बाद में आपका 20%। तो ये छोटा सा जो करेक्शन है वो आप प्लीज एक बार अपनी बुक में कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइस अगर कंपाइलर की बात करूं तो कंपाइलर आपके पास जो आया होगा उसमें यहां पे जो है ना एक पेज नंबर 3 रहेगा, उसमें यहां पे जो लिखा हुआ है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अलाउड, उसको लिखना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउ करके, ठीक है, ये एक ध्यान रखना। और उसके बाद में ये जो 115AD वाला जो मैंने बताया 10% वाला करके, ठीक है, उसकी वजह से आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में एक दो जो क्वेश्चन है वो चेंज हुए हैं, वो आप चेंज कर लीजिएगा। यहां पे मैंने दे रखा है एक तो बेटा ये वाला जो आपका जो NRI वाला जो, सॉरी नॉट FII वाला, तो FII वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो चेंज हुआ है, हो सकता है आपकी बुक में यहां पे 12.5% लिखा हो तो इसकी जगह आपका जो है वो 10% आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। एक तो ये वाला चेंज है और उसकी वजह से आपकी टोटल भी चेंज हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में भी आप देखोगे तो सेम वही वाली बात है कि यहां पे हो सकता है 12.5% लिया हो, उसकी जगह आप 10% ले लीजिएगा, तो इसकी आपकी टोटल चेंज हो जाएगी। और उसके साथ साथ में जो क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 30 जो है NRI टैक्सेशन में ही, NRI टैक्सेशन में, वहां एक फॉरेन कंपनी पे टैक्स कैलकुलेट करते टाइम मेरे से 40% रह गया था, मेक इट 35%। तो ये एक छोटा सा करेक्शन है जो आप कर लीजिएगा करके, ठीक है। चलिए बाकी इसके अलावा कुछ भी करेक्शन नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने आपको MCQ का बुकलेट दिया और उसके साथ साथ जो थोड़े आपके कुछ कोरिजेंडम थे, जो करेक्शंस थे, वो मैंने आपको करा लिए। प्लीज आप अपनी बुक में इसको कर लीजिएगा करके, ठीक है। चलिए थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। और गाइस अभी पढ़ना चालू कर दीजिए। पढ़ने का देखो आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, बड़ा सिंपल है। आप पढ़ना कैसे है तो मैं आपको बताऊं ना, सबसे पहली चीज तो आप जो है वो अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ले लीजिए प्रैक्टिकल वाला पार्ट, प्रैक्टिकल वाला पार्ट। दूसरा आप ले लीजिए प्रोसीजरल पार्ट, प्रोसीजरल पार्ट। और तीसरा ले लीजिए आप इंटरनेशनल टैक्सेशन। एक चीज ध्यान रखना, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रोसीजरल पार्ट है एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, सबसे ज्यादा वेटेज वाला और सबसे अच्छा जो मजा आता है वो आपके प्रैक्टिकल पार्ट में आता है। और प्रैक्टिकल पार्ट है ये आपका आराम से 45 to 50% मार्क्स है वो कवर करेगा, वो प्रैक्टिकल वाला करेगा। उसके बाद में प्रोसीजरल वाला पार्ट है वो 20 to 25% मार्क्स कवर करेगा। एंड गाइस 30 से लेके और हो सकता है 35% तक मार्क्स जो है वो 30 से 35% तक मार्क्स है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर करेगा। तो आपको क्या करना है ना, ऑलवेज फर्स्ट फोकस टू द प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट का मतलब क्या, जो आपके प्रैक्टिकल वाले टॉपिक है। प्रैक्टिकल वाले टॉपिक में कौन कौन से आएंगे, आपका टैक्स रेट वाला टॉपिक आ गया, उसके बाद PGBP ले लो करके, ठीक है। PGBP से पहले चाहिए तो आप कैपिटल गेन कंप्लीट कर लीजिए। जो कॉम्पैक्ट का सीक्वेंस है ना, वही सीक्वेंस में आप पढ़ोगे, आपका काम बन जाएगा। आप एक काम करो, पहले आप जो है वो टैक्स रेट करिए, टैक्स रेट के बाद कैपिटल गेन करिए, कैपिटल गेन इज फॉलोड बाय द अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज के बाद डिविडेंड वगैरह वो सब कंप्लीट कर लीजिए, बायबैक वगैरह। और उसके बाद में आप PGBP पे चाहिए, और PGBP करने के बाद फिर आप पार्टनरशिप फर्म करिए, पार्टनरशिप फर्म के बाद AOPBI पॉलिटिकल पार्टी वो कर लीजिए। अब वो हो जाता है ना, तो उसके साथ में आपको क्या करना है, जैसे PGBP वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आप पार्टनरशिप फर्म कर लिया, पार्टनरशिप फर्म के बाद बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, फटाफट हो जाते हैं ये टॉपिक।
वो करिए, फिर आप जाइए मैट पे और एएमटी पे। तो मैट, एएमटी, एसईजेड और डिडक्शन वाला पार्ट है, ये आप कर लीजिए। फिर आप चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट ले लीजिए। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, और प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपका मेजर कवर करने वाला है गाइस, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है सबसे। फिर अगर आप प्रोसीजरल पार्ट की बात करेंगे तो प्रोसीजरल पार्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो टीडीएस टीसीएस टॉपिक पे। टीडीएस टीसीएस अच्छे से करिए, फिर आप असेसमेंट प्रोसीजर पे जाइए, फिर आप अपील एंड रिवीजन पे जाइए। तो टीडीएस टीसीएस, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील एंड रिवीजन, फिर आप इक्वलाइजेशन लेवी, गार वगैरह, वो छोटे छोटे टॉपिक है वो आप कर लीजिए। और उसके बाद में आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पे जाइए, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में सबसे ज्यादा फोकस करना है ट्रांसफर प्राइसिंग पे, डीटीडब्ल्यू पे, एनआर टैक्सेशन पे। एंड वो बोर वाला एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द बार फॉर एडवांस रूलिंग वाला, वो छोटा सा टॉपिक है वो आप कर लीजिए। तो ये 4 टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, और पीछे के जो 3 टॉपिक है ना, तो उसके तो सिर्फ क्वेश्चन कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, पहले आप टॉपिक करिए। आपको टॉपिक में अब एक और बात समझना, बहुत बार क्या होता है जब आपने क्लास कर दिया तब तो आपको सब आता था, लेकिन अब आप बुक खोलते हो तो सब नया नया लगता है। तो उस टॉपिक के अंदर कैसे घुसना, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करिए रिवीजन लेक्चर करके बाय भंवर बुराना, आपको मिल जाएंगे। अब देखो, नए रिवीजन लेक्चर आने में हो सकता है टाइम लगता है, बिकॉज टाइम ऐसा है ना कि मैं ऑलरेडी 1-2 बैचेस में ऑक्यूपाइड हूं, तो मैं आई विल ट्राई टू अपलोड। बट आप कोई बात नहीं ना, आप रुकिए मत ना, पुराना रिवीजन लेक्चर देख लीजिए लास्ट ईयर का, क्या फर्क पड़ता है आपको, अमेंडमेंट तो पता ही है। मेजर अमेंडमेंट कैपिटल गेन में उसका रिवीजन लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल चुका है करके, ठीक है। मेजर जो अमेंडमेंट है वो आपके कैपिटल गेन में उसका रिवीजन लेक्चर मिल गया, टैक्स रेट में अमेंडमेंट उसका रिवीजन लेक्चर नया वाला आ गया, बाकी भी आ जाएंगे करके। तो आप एक काम करिए ना, पुराना वाला रिवीजन लेक्चर देख लीजिए, और जैसे ही आप पुराना वाला रिवीजन लेक्चर देखेंगे, आपके पास बुक है, आपको पता है ना ये पार्ट में अमेंडमेंट है, तो कोई बात नहीं, वो मत देखिए, आप वो अमेंडमेंट वाला देखिए। एंड उसके बाद में जो है आप जो है पहले कॉम्पैक्ट पढ़िए, कॉम्पैक्ट पढ़ने के बाद आप कंपाइलर करिए, और कंपाइलर करने के बाद ये एमसीक्यू करिए। ऐसा आपका टेक्निक रहना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, ये अगर आप फॉलो करेंगे ना तो चीजें बहुत ईजी हो जाएगी, और फिर आपके एग्जाम से पहले जो एमटीपी आरटीपी आते हैं वो आपको करने हैं। उसके साथ साथ में अगर आपको मैं टेस्ट पेपर की बात करूं तो मैं आपको एक टेस्ट पेपर दूंगा जो मैं खुद चेक करा के दूंगा। मैं आपको एक टेस्ट पेपर दूंगा, यू हैव टू सॉल्व इट, एंड आपको हमारी टीम को देना है, और वो सॉल्व करके आपको चेक करके दे देंगे। अगर आपने मई नवंबर 2025 का कोई भी बैच लिया है तो आपको पेपर हम चेक करके देंगे। उसके साथ साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो बीबी वर्चुअल का भी टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके जितने भी लाइक फैकल्टी है, आकाश सर है, शुभम सर है, मैं है, हम ही उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर बना रहे हैं, और हम 3 सेट में पेपर दे रहे हैं। तो आपको चाहिए तो आप बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे जाके वहां पे टेस्ट सीरीज ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से चेक होके और सब पेपर मिलने वाले हैं, और जो पेपर का क्वालिटी रहेगा वो आईसीआई लेवल का रहेगा करके, ठीक है। सो गाइज, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक्स अ लॉट, एंड बाकी हम रिवीजन लेक्चर में मिलते रहेंगे, और कुछ भी अपडेट रहेगा आई विल लेट यू नो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एक और सेकंड के लिए रुक जाइए, एक और चीज मैं बता दूं आपको पता है आपका जो कॉम्पैक्ट रहेगा, उस कॉम्पैक्ट में एक ये वाला जो पॉइंट दे रखा है ना, जब आप 115A पढ़ेंगे तो 115A में जैसे क्लास में तो मैंने बताया था कि इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हट गया है, आईसीआई ने इसको हटा ही दिया है। तो आईसीआई ने इसको हटा दिया है, तो ये सी वाला पार्ट है, इसको आप काट दीजिए, क्योंकि एफआईआई क्यूएफआई क्योंकि इसमें क्या था ना कि जो इंटरेस्ट पेबल था, वो इंटरेस्ट पेबल अगर 30 जून 2023 तक था, और 30 जून 2023 तक तो हो गया ना कंप्लीट करके, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नहीं रहा है, तो आप जो है ये वाले पार्ट को काट दीजिएगा। उसके साथ साथ में आप सेक्शन 194 एलडी वाली जो सेक्शन है उसको भी आप इग्नोर कर दीजिए, 194 एलडी और एज वेल एज 115A में जो ये वाला पार्ट है, इसको मैंने क्लास में तो आपको पढ़ाते टाइम बोला भी था कि इसको आप काट दीजिए, इग्नोर करिए, क्योंकि ये अभी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट मिलता था 30 जून 2023 तक, तभी लगता था, अभी ये नहीं लगेगा, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो आपको इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है।